नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप इंडिया चाहता है देख रहे हैं। आज का ये खास एडिशन सीधे रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव हूं मैं। सबसे बड़ी बात, आज सूरज ढलने के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व का पंचतत्व में विलीन हो गए जिसको पूरा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए याद किया रखेगा। जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का आज पंचतत्व में वो विलीन हुए। उनको मुखाग्नि दी। उनकी दोनों बेटियों ने अपने दोनों माँ बाप को एक साथ मुखाग्नि देती हुई तस्वीरें आज देश भर ने एक साथ देखी हैं। इन हृदय विदारक तस्वीरों के साथ जो बीते 3 दिनों से हम आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, वो वाकई में पूरे देश को जिसने हिला कर रख दिया है। और शायद इसीलिए आज इंडिया चाहता है में सबसे ज़्यादा दर्शक यही देखना चाहते हैं कि क्या जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे की कुछ और वजह भी हो सकती है या सिर्फ महज ये एक हादसा है। इस खबर को 51% लोगों ने आज देखना चाहा है। वहीं इंडिया जनरल रावत की खबर से बाहर निकलकर अब किसानों के हालचाल को भी जानना चाहता है। किसानों ने अपना धरना, अपना मोर्चा ख़त्म कर दिया है। घर वापसी का सिलसिला कल से बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है। 29% इंडिया चाहता है कि दर्शक यही जानना चाहते हैं कि क्या अब कल से आम जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो पाएगा, नॉर्मल हो पाएगा, जो बीते 1 साल से बाधित चल रहा था। और तीसरे नंबर पर जो खबर आप लोगों ने पसंद की है वो यही कि किसान आंदोलन तो ख़त्म हो रहा है, पर क्या इस आंदोलन की बुनियाद पर जो किसान नेता देश भर में चमके हैं वो अब चुनावी राजनीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्या? 11% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। तमाम खबरें एक घंटे में आपके साथ होंगी। हम आपके सामने बारी बारी से रखते जाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी तस्वीर के साथ, सबसे बड़ी कहानी के साथ। और वो कहानी जनरल बिपिन रावत को समर्पित है। वो जनरल साहब जिन्होंने अपने जीवन के 4 दशक इस देश पर न्योछावर कर दिए। उन्होंने अपने देश के लिए सेवा में, अपनी सेना की सेवा में जो कुछ किया उसको जितना कहा जाए वो उतना ही कम है। जनरल रावत आज हमारे बीच नहीं है। वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनकी दोनों बेटियों ने उनको और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जो कि इस हादसे में मारे गए, उन दोनों को आज एक साथ मुखाग्नि दी है बारी बारी से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो आज इंडिया जानना चाहता है वो ये कि क्या इस हादसे के पीछे कोई बड़ी वजह है शक किए जाने की। आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनकी विदाई दी गई, वो तो पूरे देश ने देखा। लेकिन सवाल यही है कि बहुत से सवाल अभी भी बाकी हैं। सब ये जानना चाहते हैं उस ब्लैक बॉक्स में क्या रिकवर हुआ है जो उसमें रिकॉर्ड हुआ है। सबसे यही जानना चाहते हैं इस पूरे हादसे के दौरान कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े और सूरज ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जो इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशती हुई दिखाई दे रही है। सैन्य सम्मान के साथ आज जनरल रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। अब वो ऐसी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं जहां से फिर कभी नहीं लौटेंगे। बस रहेगी तो सिर्फ उनकी शौर्य गाथा, जो सदियों तक देश की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। जनरल रावत देश के टॉप सैन्य कमांडर थे, इसीलिए आज जो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आया वो सम्मान में नतमस्तक हो गया। और जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो चाहने वाले भी संग संग पैदल ही निकल पड़े। जनरल रावत का पार्थिव शरीर जहां से भी गुजरा, लोगों ने उनके सम्मान में फूलों की चादर बिछा दी। लोगों का उत्साह देखिए,
यहाँ पर उनके भाव देखिए, आंखों में उनके वो नमी है जो एक वीर सैनिक के गुजर जाने के बाद आती है, और हाथों में वो गुलाब की नरम पंखुड़ियाँ उनके ऊपर, उनकी पार्थिव देह के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं। जनरल रावत जिस तिरंगे में लिपटकर कुन्नूर से दिल्ली पहुंचे थे, उसी तिरंगे की परछाई में उनका शव अंतिम निवास पहुंचा। प्रोटोकॉल के तहत जनरल रावत को पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आखिरी निशान के तौर पर परिवार को वो तिरंगा सौंपा गया, जिसकी आन बान और शान के लिए जनरल रावत 40 सालों तक बिना रुके और थके काम करते रहे। जनरल रावत एक जीवट योद्धा थे, रण कौशल में माहिर थे, दुश्मन को दफन करने के गुण में माहिर थे। इसीलिए लोगों को आज भी यकीन नहीं आ रहा कि उनका निधन हेलीकॉप्टर हादसे में कैसे हो सकता है। उनकी चिता से उठती इन लपटों में अब भी कुछ ऐसे सवालों की चिंगारियां हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। किसी भी वीवीआईपी के फ्लाइंग ऑपरेशन से पहले कई तरह के प्रोटोकॉल का पालन होता है। जिस विमान या हेलीकॉप्टर में वीवीआईपी को उड़ान भरनी है, उसकी टेस्ट फ्लाइट होती है। जिस रूट से वीवीआईपी होकर गुजरता है, उस रूट को भी चेक किया जाता है। वीवीआईपी को ले जाने वाले पायलट के फ्लाइंग रिकॉर्ड की भी सघन जांच होती है, ताकि गलती की रत्ती भर भी गुंजाइश ना रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सभी प्रोटोकॉल जनरल बिपिन रावत की उड़ान से पहले फॉलो किए गए या नहीं। एक थ्योरी ये भी आई थी कि जनरल रावत की उड़ान से पहले एक दूसरे हेलीकॉप्टर ने इलाके की सॉर्टी की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उस दौरान सुलूर से वेलिंगटन के लिए सिर्फ जनरल रावत को ले जाने वाले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने ही उड़ान भरी थी। जनरल रावत का हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ, उसमें 11 और सुरक्षा बलों की मौत हुई है, जिसमें से एक थे उनके बॉडीगार्ड सतपाल राय। सतपाल पिछले 10 सालों से जनरल बिपिन रावत के साथ परछाई की तरह रहते थे। अब उनके परिवार ने मांग की है कि हादसे की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। श्योरली तो बता नहीं सकती ना, वो इंसिडेंट है या कोई हादसा है। हो सकता है कोई दुश्मन का साजिश भी है। एक ऐसा सीडीएस का प्लेन तो ऐसा इतना उससे तो क्रैश नहीं हो सकता है, वो तो पूरा जांच के साथ ही टेकअप करता है। हादसे की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है, लेकिन जांच की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि कोई भी इस बात को पचा नहीं पा रहा कि एक वीवीआईपी उड़ान में वायुसेना का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो सकता है। जिस हेलीकॉप्टर से वो ट्रैवल कर रहे थे, वो देश का सबसे सुरक्षित, अत्याधुनिक, पावरफुल इंजन वाला, 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश में क्या सुरक्षित है। ये जो हेलीकॉप्टर है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि वेल इक्विप्ड, वेल मैकेनाइज्ड और एक बेहतरीन चॉपर्स में इसकी गिनती होती है। इसका दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित रूप से कई सवाल लोगों के मन में पैदा कर रहा है। हादसे के बाद सर्च टीम को ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसकी जांच के बाद कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जनरल बिपिन रावत की शक्ल में देश ने जो खोया है, वो लाल अब फिर कभी नहीं मिल पाएगा। जनरल रावत के साथ उनके पीएसओ सतपाल राय भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। उनकी भी शहादत हुई है। सतपाल राय के पत्नी ने, उनके परिवार ने भी इस हादसे पर सवाल खड़े किए हैं, इंक्वायरी की मांग की है। उनकी पत्नी को शक है कि जब सीडीएस के प्लेन में, उनके चॉपर में इतना बड़ा हादसा ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि एक वेल सिक्योर्ड एयर मशीन है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। अपने इंडिया चाहता है कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है। ये जांच कर रही है, ब्लैक बॉक्स की भी जांच होगी, और जब तक जांच की रिपोर्ट सामने ना आ जाए, किसी भी तरह की अटकलों में हमको
नहीं पड़ना चाहिए। इस जांच रिपोर्ट का हमको इंतज़ार करना चाहिए कि कहीं ये दुश्मन की साजिश थी या नहीं थी, या वाकई में कोई मानवीय भूल हुई या मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर अब बारी है मेरी राय आपको बताने की। और मेरी राय अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही स्पष्ट है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है अफवाहों और अटकलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अफवाहों और अटकलों की जगह जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। एक मैच्योर और समझदार देश के और देशवासियों की यही निशानी है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो नंबर आप मिस कॉल का नोट करिए 7823944001, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 इस नंबर पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। आपकी राय का इस शो के दौरान मुझे इंतज़ार रहेगा। स्क्रीन पर लगातार राय आपके सामने होगी और दोनों नंबर मिस कॉल के वो भी फ्लैश होते रहेंगे। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में SMS और मिस कॉल हम तक पहुंचते हैं। आज भी हमको आपके मिस कॉल का इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़े उसके पहले कुछ सवाल जो इस हादसे से खड़े होते हैं उन पर मैं ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो बहुत ज़रूरी है। अफवाह और अटकलें ना फैलें, इसके लिए ज़रूरी है इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ढूंढना चाहिए। पहला सवाल जो सबसे अहम हो जाता है, वाकई ये महज एक दुखद हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? दूसरा सवाल, क्या वास्तव में खराब मौसम के कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? तीसरा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर में पहले से कोई तकनीकी खराबी थी जिसको दरकिनार कर दिया गया या मानवीय भूल से उसको ठीक नहीं किया जा सका? इस सवाल का जवाब भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तलाशा जाना चाहिए। चौथा सवाल जो ABP न्यूज़ अपने दर्शकों के माध्यम से रखना चाहता है बाकी देश के सामने, कि क्या जनरल रावत का दूसरी बार हेलीकॉप्टर क्रैश महज एक संयोग है, क्योंकि इसके पहले 2015 में हुई एक दुर्घटना हुई थी हेलीकॉप्टर की जिसमें जनरल रावत बाल बाल बचे थे। यानी पहले भी उन पर इस तरह का हादसा हुआ था, तब वो बाल बाल बच गए थे। इस बार फिर वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं। इसीलिए ये जो संयोग है या वाकई में कोई साजिश का हिस्सा है? पांचवा और सबसे अहम सवाल, पिछले साल ताइवान के जो चीफ थे उनकी फ़ौज के, वो भी एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए थे। भारतीय फ़ौज के जो मुखिया हैं, CDS हैं, जनरल बिपिन रावत, वो भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते हैं। ताइवान और भारत दोनों चीन के दुश्मन देशों में दुश्मन इनको मानता है। सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि कहीं ये चीन की कोई साजिश तो नहीं थी, कहीं चीन ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में अंदर तक पैठ तो नहीं बना ली है? इन सवालों के जवाब इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ज़रूर सामने आने चाहिए, तभी देश को और देशवासियों को शांति मिलेगी, वो जानकर कि ये हादसा दरअसल हुआ तो हुआ क्यों, हादसा है या फिर साजिश है, जैसे कि हवलदार सतपाल राय की पत्नी भी कह रही थी। लेकिन इन सब के बीच आज की जो एक बड़ी तस्वीर आपने देखी, जब जनरल रावत और मधुलिका रावत जी को मुखाग्नि उनके बेटियों ने दी, आज एक और क्रिमेशन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, पार्थिव दाह का अंतिम संस्कार किया गया। वो थे ब्रिगेडियर लीडर साहब। ब्रिगेडियर लीडर को भी उनकी इकलौती बेटी आशना, जो कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं, उन्होंने भी अपने पिता को मुखाग्नि दी है। एक बात खास तौर पर बताना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर लीडर की धर्मपत्नी गीतिका और उनकी बेटी आशना के कंपोजर को, उनके आज के व्यवहार को ज़रूर देखना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, कि जब एक फ़ौजी शहीद होता है तो उस फ़ौजी की पत्नी कितना गम अपने अंदर समेटे हुए भी मुस्कुराती रहती है और ये कहती रहती है कि अभी तो बहुत कुछ लड़ना बाकी है, अभी टूट गए तो लड़ेंगे कैसे। इन चेहरों को देखिए और इनसे सीखिए कि मुसीबत में भी टूटना नहीं चाहिए। माय फादर मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे। ये ब्रिगेडियर LS लीडर की बेटी हैं। पिता को याद करते हुए इनके होंठ कई बार कंपकपाए, जुबान लड़खड़ाई,
लेकिन आंसुओं के सैलाब को आखिरी वक्त तक इन्होंने आंखों से बहने नहीं दिया। लेकिन भावनाएं तो भावनाएं हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। जैसे ही ब्रिगेडियर लीडर के पार्थिव शरीर से लिपटा तिरंगा परिवार को दिया गया, वो खुद को रोक नहीं पाए। इन तस्वीरों को जिसने देखा वो शून्य में चला गया। गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। आशना की उम्र महज 17 साल है, लेकिन उनकी सोच, उनकी बातें अपने वीर पिता की तरह ही हैं। हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी थी कि एक फौजी की बेटी की टीनेज जिंदगी कैसी होती है। 27 नवंबर को इस किताब का विमोचन किरण बेदी और जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने किया था। उन लम्हों को किरण बेदी ने अपने ट्विटर पर साझा किया। कार्यक्रम में आशना ने अपने पिता ब्रिगेडियर लीडर के बारे में क्या कहा था, वो सुनिए। I'd like to thank my parents, even though they told me don't mention us, but thank you mom and dad. This book is more you than it is me, and this event is all you, so thank you. कुछ लम्हे अमर हो जाते हैं, वैसा ही लम्हा ये भी है। ब्रिगेडियर लीडर अब बस यादों में रह गए हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनके किस्से अमिट रहेंगे। ब्रिगेडियर लीडर की इस छोटी सी बच्ची से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वैसे ही सैनिक कभी मरते नहीं हैं। सैनिक हमारे और आपके बीच हमेशा एक नए जोश, एक नए जज्बे, एक नई याद के साथ जिंदा रहते हैं, और शायद इसीलिए ब्रिगेडियर लीडर की इस छोटी सी 17 साल की बिटिया से हम सबको सीखना चाहिए। हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए आने वाले वक्त में कि इस उदयमान बालिका का भविष्य इस देश में सुरक्षित रहे। लेकिन जब बात एक लड़की की हो रही है, तो इसी पूरी कहानी पर अब मैं आपको एक राजनीतिक कहानी की ओर लिए चलता हूं। बात गोवा की करते हैं। गोवा में आज कांग्रेस की बड़ी नेता महासचिव प्रियंका गांधी ने गोवा चुनाव में के लिए प्रचार शुरू किया। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी प्रचार करने के लिए, लेकिन फंस गई वो एक कंट्रोवर्सी में। वो वहां पर जाकर आदिवासियों के बीच थिरकी, स्थानीय लोगों के बीच, और उनका ये थिरकना बीजेपी को नापसंद आया और उन्होंने इस पर निशाना साधा कि देश जनरल रावत के लिए गमगीन है और प्रियंका गांधी थिरक रही हैं। बात गोवा की चल पड़ी है, तो गोवा में आज एक और कहानी शुरू हुई, और वो है टीएमसी को लेकर। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो कांग्रेस को चोट पहुँचाने के साथ साथ बीजेपी के एजेंडे पर भी घात लगाने की कोशिश कर रही है सियासी तौर पर। कैसे, ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए ममता का चंडी पाठ आप भूले नहीं होंगे। अब ममता जब बंगाल से निकलकर गोवा और दूसरे राज्यों में पार्टी की जड़ें मजबूत करने को निकली हैं, तो उनकी पार्टी एक नए अवतार में नजर आ रही है। नमः भगवते वासुदेवाय नमः। गोवा में तृणमूल कांग्रेस के नेता किरण कांडोलकर अपनी नेता से भी एक हाथ आगे निकल गए। वो श्लोक भी पढ़ रहे हैं और जय सिया राम भी बोल रहे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। त्र्यंबकेश्वरी गौरी नारायण नमस्तुते। जय सिया राम। जय सिया राम। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी अचानक हिंदुओं को रिझाने में क्यों लगी है। इसके लिए गोवा के वोट गणित को समझने की कोशिश कीजिए। गोवा में हिंदुओं की आबादी 66% है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या 25% के आसपास है। मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% है। जाहिर है गोवा में हिंदू वोट के बिना सियासत में अपनी जगह बनाना नामुमकिन है।
ममता की पार्टी की छवि सेकुलर है और उन्हें उम्मीद है कि गैर हिंदू वोट को तो वो आसानी से अपनी तरफ खींच लेंगी, लेकिन वो बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में है। वैसे कांग्रेस के बड़े नेता लुइजिनो फरेरो को अपनी पार्टी में लाकर ममता कांग्रेस में पहले ही सेंध लगा चुकी हैं। ममता का बढ़ना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी चुनाव के बीच में गोवा का रुख करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने गोवा दौरे में महिलाओं और नौजवानों से बात की और कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया। जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, जब बलात्कार होते हैं, तब भाजपा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं कि इतनी देर रात में बाहर क्या कर रही थी, बीच पे क्यों थी? उनके नेता कहते हैं कि ऐसे कपड़े क्यों पहनी थी? जब महिला पर अत्याचार होता है तो आरोप जो अत्याचार करता है उन पे नहीं लगाते, आरोप महिलाओं पे लगाते हैं। यही उनकी विचारधारा है। प्रियंका गोवा पहुंची तो थी कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने, लेकिन बीजेपी ने उन्हें घेर लिया डांस को लेकर। गोवा के एक कार्यक्रम में प्रियंका गांधी स्थानीय महिलाओं के साथ नाचती हुई दिखी, तो जनरल बिपिन रावत के निधन के बहाने अमित मालवीय ने उन पर हमला कर दिया। गोवा में प्रियंका के सामने दोहरी चुनौती है। आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी से पिछड़ रही कांग्रेस की राह में अब ममता और केजरीवाल की पार्टी कांटे बिछाकर खड़ी है। और अब एक बार फिर आज की जो लीड स्टोरी है उस पर अपनी राय आपके सामने दोहराने का वक्त है। हेलीकॉप्टर हादसा जनरल रावत समेत 13 लोगों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ, उनकी जान उसने ले ली। इसी लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, अफवाहों और अटकलों पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। मेरी इस राय पर आप मिस कॉल दे रहे हैं लगातार। करीब 80% के आसपास लोग जो हैं वो मेरी राय से सहमत अब तक नज़र आ रहे हैं। अगर आप भी सहमत हैं तो आपको मिस कॉल देना है 7823944001 पर, और असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस कॉल दें। आप इस शो के आखिर में फाइनल नतीजे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमको इंतज़ार करना चाहिए कि आखिरकार ये हादसा है या फिर साजिश है। मेरी राय से अभी तक 84% लोग सहमत हैं, 16% असहमत हैं। लगातार आपके मिस्ड कॉल आ रहे हैं और लगातार मेरी राय के साथ आपका आंकड़ा जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 7823944001 इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आप अपनी सहमति मेरी राय पर जता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की। बात किसानों की, बात आम हिंदुस्तानी की, बात आज सबके विजय की। क्योंकि अब किसान आंदोलन का धरना जो चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वो ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म करने का ऐलान 24 घंटे पहले हुआ। किसानों ने अब घर लौटना शुरू कर दिया है। घर वापसी का सिलसिला बड़े पैमाने पर कल और परसों में आपको देखने को मिलेगा, और एबीपी न्यूज़ इस पर लगातार आपको कवरेज भी दिखाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जब रास्ते खुलेंगे तो आम जनजीवन भी बहुत ही सामान्य हो जाएगा। जो बीते 1 साल से हम परेशान चल रहे थे वो सब चीज़ें अब पटरी पर लौटने लगेंगी। देखिए राहत देने वाली ये अच्छी खबर। पिछले 1 साल से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए अब वक्त घर वापसी का है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन स्थगित करने के फैसले के बाद अब सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान खेतों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन के लिए पूरा शहर बसा लिया था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बने इस शहर में सुविधाएं भी थी और रहने का पूरा इंतजाम भी। अब ये डेरे उखड़ने लगे हैं, सामान को समेटा जा रहा है।
1 साल के संघर्ष का नतीजा अपने पक्ष में आने पर किसानों में घर वापसी की खुशी है। बाकी खुशी है संघर्ष जीतने की। अभी जश्न मनाते हुए अपने अपने गांव को जाएंगे भंगड़ा डालते हुए। दिल तो कर नहीं रहा। देखिए आपने इतना अच्छा हमने घर बनाए हैं तो सेकंड होम लग रहा है। जैसे हमारा घर पे दिल लगता था वैसे ही जहाँ पे भी दिल लग रहा है। जाना पड़ेगा घर को, पर हमारा जी तो नहीं कर रहा, पर मजबूरी करके हमें जाना पड़ेगा। हम 1 साल बाद, बहुत लंबा समय होता है 1 साल सड़क पे गुजारना, अब सड़क भी घर ही लगने लग गई है। आज महसूस हो रहा है कि वाकई हम सड़क से आज घर जाएंगे। इस आंदोलन में लड़े और जो है जीत हासिल हुई तो एक बहुत अच्छा पल है, ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए। एक तरफ ढोल ताशों के साथ किसान जश्न मना रहे हैं, घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें यहाँ से जाने का दुख भी हो रहा है। दरअसल किसानों के लिए अब ये बॉर्डर उनके दूसरे घर की तरह हो गया था। साथ ही उन साथियों का गम भी है जो आंदोलन में साथ छोड़कर चले गए। खुशी के साथ साथ बहुत गम है, उनमें बैठ के विचार करेंगे। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि किस सरकार ने हमारे साथ क्या सलूक किया और हमें क्या क्या बताया, उसका भी डंगवारा कहीं न कहीं हम उनसे लेंगे किसी न किसी तरह। किसान 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे पंजाब के लिए जाना शुरू होंगे। टिकरी बॉर्डर से किसान पटियाला मनसा के रास्ते पंजाब जाएंगे। 13 दिसंबर को किसानों का दरबार साहिब में माथा टेकने का कार्यक्रम है। 15 दिसंबर के बाद सभी टोल, मॉल और पेट्रोल पंप पर प्रदर्शनों को खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली पंजाब के रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर भी किसान आंदोलन पर बैठे थे, अब वो भी वापस लौटेंगे। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। 13-14 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਮੀਂਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। दूसरी तरफ 1 साल से आर्थिक नुकसान झेल रहे टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भी किसानों की वापसी से राहत की सांस ली है। अपने जेड़े जिन्ने भी टोल हैं चालू हो जाएंगे, रोजगार मिलूगा। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 पर बने पक्के घरों को किसानों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। किसानों ने पक्के मकान धूप और बारिश से बचने के लिए बनाए थे। इन्हें बनाने में जो 19,000 ईंट लगी थी, अब उनका इस्तेमाल आंदोलन में मारे गए किसानों का स्मारक बनाने में किया जाएगा। हम एक रोड़ा अपने इसको उठा के ले जाएंगे और सारा कुछ समेट के जाएंगे, साफ सफाई करके जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी कल से किसान वापस लौटना शुरू हो जाएंगे। बहुत उत्साहित है किसान, क्योंकि उनके खेत खलियान, उनके बच्चे राह देख रहे कि कब वो घर लौट कर आएंगे और अपने उसी तरह से जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी थी वही अगली प्रक्रिया हमारी रहेगी। 1 साल से किसान आंदोलन पर थे तो दिल्ली के बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों के लिए यहाँ से गुजरना किसी जद्दोजहद से कम नहीं था। अब किसानों की वापसी के बाद दिल्ली के इन बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी भी ट्रैफिक जाम से आजाद होगी। 1 साल की तपस्या के बाद किसानों की घर वापसी हो रही है, इसीलिए सबके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन इस 1 साल के दौरान बहुत से किसान अब देश के बड़े नेता बन चुके हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इन किसान नेताओं का अब क्या होगा? क्या ये किसान नेता औपचारिक तौर पर राजनीति आएंगे? क्या किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या ये चुनाव लड़ेंगे या किसी राजनीतिक पार्टी को हराने के लिए कैंपेन करेंगे? चुनावी मौसम है और इन सवालों के जवाब तलाशने भी ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं तक आए थे। पिछले 1 साल में यही बॉर्डर उनका आशियाना बन गए। आंदोलन के तमाम उतार चढ़ाव, खुशी और गम के लम्हे किसानों ने यहीं पर साथ मिलकर झेले। एक साल के बाद सरकार ने पहले तीनों कानून वापस लिए और फिर किसानों की दूसरी मांगे मानने का भी भरोसा दे दिया। किसानों के आंदोलन की वापसी के पीछे एक बड़ी वजह आने वाले महीनों में होने वाले चुनाव है। खासतौर से वो 2 राज्य जहां से किसान आंदोलन बीजेपी के लिए सियासी मुश्किलों का सबब बना हुआ था, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इस आंदोलन में पंजाब के किसानों का बड़ा रोल रहा है। ये तय था कि आंदोलन से उभरी नाराजगी पंजाब में बीजेपी को साफ कर सकती थी, लेकिन पंजाब से ज्यादा खतरा उत्तर प्रदेश को लेकर था। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई थी। जो चीज कही है
वो भी याद रखी जाएगी, किस किस नाम से नवाजा गया किसानों को, वो भी याद रखी जाएगी। किसान को तो बच्चे भी पालने हैं और देश का भी ख्याल रखना है, तो राजनीति में किसी ना किसी को किसान वोट तो करेगा ही। सरकार को तो जब मान लिया चुनाव आते हैं, जो इनको अच्छा लगता है उसको ये चुन लेते हैं, मगर इतने भले लोग होते हैं कि बहकावे में बहुत जल्दी, अब इनके मन लगती बात कह दो और इनसे कुछ ही ले जाओ। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की हार हुई और उसके बाद उपचुनाव के नतीजों ने सरकार के कान खड़े कर दिए। अब सवाल ये है कि सरकार ने किसानों की मांग मान ली, आंदोलन भी खत्म हो गया। ऐसे में क्या किसानों पर चल रही सियासत भी खत्म हो जाएगी? क्या चुनावी सियासत से किसान किनारा कर लेंगे? कम से कम गाजीपुर के किसान तो अब भी चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका देख रहे हैं। खुद राकेश टिकैत भी अब केंद्र सरकार के बाद यूपी सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी बातचीत करनी है, कुछ उनसे भी बहुत मामले, गन्ने का मामला है, गन्ने का रेट का सवाल है, गन्ने का भुगतान का है, आलू के किसान की समस्या है, फसलें एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, वो बड़ा समस्या है, फर्टिलाइजर की भी समस्या रही है, डीजल महंगाई बहुत बढ़ रही, बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो ये सारे सवाल रहेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में किसान अपना रोल कम करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो खुलेआम चुनावी राजनीति में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर शुरू हुए आंदोलन से मिली ताकत ने किसान नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया है। अब आंदोलन भले ही वापस हो गया हो, लेकिन चुनावी सियासत में किसानों का दखल न स्थगित होने वाला है और न ही खत्म। दरअसल इस आंदोलन में बहुत से ऐसे नेता थे जो किसान बन गए और बहुत से ऐसे किसान थे जो नेता बन गए, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि राजनीति में क्या करने वाले हैं। कुछ बड़े चेहरों के बारे में आपको बता देता हूं जो अक्सर आपने इन 1 सालों में जिनको टीवी स्क्रीन पर अखबारों की सुर्खियों में चमकते हुए देखा है, उनका प्लान क्या होगा। सबसे पहले बात भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की करेंगे, जो इस किसान आंदोलन का सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध चेहरा है। वो चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखते हैं, बार बार कह चुके हैं, लेकिन ये भी कहा है उन्होंने कि बीजेपी को हराने के लिए वो ज़रूर काम करेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन तब की बात थी जब तक प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस नहीं लिए थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करते हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब विधानसभा में वो एक दल बनाकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, उसे वो कई बार दोहरा भी चुके हैं। तीसरा नाम है बलबीर सिंह रज्जवाल का, उनके बारे में भी इन्होंने औपचारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और रज्जवाल के बीच किसी तरह की आपस में सहमति बन सकती है, जो कि राजनीतिक गलियारों से खबर निकल कर आ रही है। चौथा नाम है जोगिंदर सिंह उग्रहा का, उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, जबकि उग्रहा का पंजाब के किसानों में सबसे मजबूत इनका बेस है, सबसे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं ये, लेकिन चुनाव लड़ने का इनका इरादा नहीं है। दर्शन पाल साहब की बात करें, डॉक्टर दर्शन पाल, तो चुनाव पहले लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने के वो पूरी तरीके से विरोधी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसकी खबर के साथ अब एक और खबर की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। बात करेंगे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी की। आपने अक्सर सुना होगा नॉर्थ इंडिया में जब शादी होती है तो ये कहावत है कि शादियों में फूफा रूठ जाते हैं, लेकिन इस शादी में, तेजस्वी यादव की शादी में, फूफा नहीं मामा साधु यादव रूठ गए हैं। क्यों, जानिए इस रिपोर्ट में। चट मंगनी और पट ब्याह की कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन इसे चरितार्थ किया लालू के लाल और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। किसी को कानों कान खबर ना हुई, पहले मंगनी हुई और फिर झट से शादी कर तेजस्वी अपनी दुल्हनिया ले आए। लाल रंग के जोड़े में दुल्हन और गोल्डन कलर की शेरवानी में तेजस्वी 7 फेरों के बंधन में बंध गए। तेजस्वी ने अपनी पुरानी दोस्त रेचल से शादी की है। कहा जा रहा है कि दोनों कई सालों से साथ थे। रेचल दिल्ली की रहने वाली हैं और ईसाई परिवार से हैं। बस यही बात तेजस्वी के उन मामा को चुभ गई जिनको शादी का न्योता भी नहीं मिला था। जो अपने परिवार के बारे में सोचा और समाज के परिवार के बारे में नहीं सोचा, जमात के बारे में नहीं सोचा, एक आदमी के चलते
पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया। इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तेजस्वी यादव ने न समाज की चिंता की और न ही अपने राजनीतिक भविष्य की। उन्होंने अपने प्यार और रिश्ते को तरजीह दी। वैसे आपको याद होगा कि जब जब तेजस्वी से उनकी शादी पर सवाल किया जाता था, तब वो यही कहते थे कि उनके लिए पत्नी चुनने का काम उनके माँ बाप करेंगे। ऐसी लड़की हो जो सबको साथ लेकर के चले, सब खुश रहें, ऐसी लड़की आनी चाहिए। ये तो माता पिता हम लोग की यहाँ देखते हैं, तो ये वो लोग देखेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मान कर चला जाए कि लालू यादव और राबड़ी देवी की पसंद से ही तेजस्वी ने रेचल का हाथ थामा है। शादी इतनी अचानक हुई कि तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य इस शादी का हिस्सा नहीं बन सकी और उन्होंने ट्विटर पर ही भाई भाभी को बधाई दी। दिल्ली के फार्म हाउस में हुई इस शादी में न तो कोई हाई प्रोफाइल मेहमान था और न ही कोई धूम धड़ाका। हाँ, अखिलेश यादव जरूर वहां आए, लेकिन नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि लालू परिवार से रिश्तेदारी के चलते। फिलहाल तो इस नए जोड़े को शादी की शुभकामनाएं। और कार्यक्रम के इस मोड़ पर आपसे एक बार फिर रोज की तरह खास अपील इस स्पेशल एडिशन इंडिया चाहता है कि जो आप रायपुर से देख रहे हैं, और वो ये कि आपको अगर कोविड से बचना है, कोरोना से बचना है, ओमिक्रॉन वायरस से बचना है, डेल्टा 2 से बचना है, प्रदूषण से बचना है, तो एक ही तरीका है, वो है मास्क। मास्क ज़रूर पहनिए। #मास्कअप इंडिया मुहिम लगातार एबीपी न्यूज़ चला रहा है। हमारी आपसे अपील है, मास्क पहन के रखें, अपनी सेल्फी हमको भेजें। रोज़ इंडिया चाहता है कि मंच पर कुछ गणमान्य लोगों की तस्वीर हम दिखाते हैं और ये सिर्फ इसका मकसद है कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपकी तस्वीरों के ज़रिए हम दूसरे लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी मास्क पहनिए। तस्वीर अगर आप भेजेंगे तो हम आपकी तस्वीर को इंडिया चाहता है में ज़रूर जगह देने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।